हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में, जहां हम डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेप्टिक्स उसको पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 जो है क्लियर कर लिया था। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी क्लियर कर लिया था। चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है, जिसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड सारी डिजीजेज हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद अब रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज हैं, वो हम लोगों को पढ़ना है। तो उससे पहले हम जान ले ये बुक हम पढ़ा कहाँ से रहे हैं, उस बुक के बारे में जान लेते हैं। तो ये बुक है फार्माकोथेरेप्टिक्स को, जिसको हिंदी में भेषज चिकित्सा विज्ञान बोलते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको बुक ये मिलेगी। ये ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये पब्लिश की गई बुक है। अगर ये आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो www.tppl.original.in से एवं यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड सारी डिजीज थी वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, जैसे कि एंजाइना हो गया या हाइपरटेंशन हो गया या हाइपरलिपिडीमिया हो गया। ऐसे ही सारी डिजीज पढ़ लिया है, जिसका हम लोगों ने पैथोजेनेसिस, एटियोपैथोजेनेसिस या फिर कहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद चैप्टर 2 का ही सेकंड पार्ट है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर, जो कि रहेंगे। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो भी आर्गन आते हैं उनमें जो भी डिसऑर्डर रहेंगे वो रिस्पायरेटरी सिस्टम से डिसऑर्डर कहलाएंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है कौन कौन से डिसऑर्डर है। जैसे कि पहला आपका अस्थमा है, दूसरा आपका सीओपीडी है। 2 डिजीज आप लोगों की इसमें पढ़नी है रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर में। तो पहली अस्थमा है, उस पर चलते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो ये आप लोगों को पता होगा, ह्यूमन एनाटॉमी में आप लोगों ने पढ़ा होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर वो सारे आर्गन आते हैं, या वो सारे आर्गन आते हैं जो मदद करते हैं आपके ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में, एक्सक्रीट आउट करने में। ठीक है, तो उसमें आर्गन कौन कौन से आते हैं। पहला आर्गन नोज हो गया, नोज से लगा के लंग्स, एल्वोलाई, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स या फिर ट्रैकिया, ये सारे जो आर्गन हैं, ये सारे आर्गन मिलकर वो पूरा सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम मिलकर बना हुआ होता है। तो उन सभी अंगों में कोई भी अगर आर्गन में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर कहलाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोगों को पहला डिसऑर्डर पढ़ना है अस्थमा। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो अस्थमा को हिंदी में बोलते हैं दमा। ठीक है, दमा बोलते हैं। तो उसका हम डिफिनीशन पहले देख लेते हैं, अस्थमा होता क्या है। ठीक, तो ये अस्थमा जिसको हिंदी में बोलते हैं आपको दमा, तो उसका हम डिफिनीशन जान लेते हैं क्या होता है। अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द एयरवे इन विच वेरिएबल पीरियोडिक सिम्टम अकर अलोंग विद एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस इज टर्म्ड अस्थमा। ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, एयरवे की जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जो कि पीरियोडिक सिम्टम देता है, जो कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिव। मतलब कि जैसे कि ये हमने एक डायग्राम बनाया है। तो जो अस्थमा हम लोगों ने पढ़ना है तो उसके डायग्राम से एक समझा रहे हैं। ठीक है, तो उससे समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो अस्थमा में होता क्या है। अस्थमा में होता ऐसा है कि जैसे कि आप ये एयरवे हैं और ये लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स में ये आपके ब्रोंकियाई हैं, इसके अंदर ये और भी ब्रांचेस होती रहती हैं, ब्रोंक्यूल्स हो जाते हैं। उसके बाद ये एल्वोलाई है। एल्वोलाई का काम क्या रहता है, गैसेस का एक्सचेंज करना रहता है, एल्वोलाई का काम रहता है। ठीक है, तो एयरवे का इन्फ्लेमेशन होना, एयरवे जो है ये आपका जिस मार्ग से ऑक्सीजन आती है या वायु जिस मार्ग से आती है उस मार्ग का इन्फ्लेमेशन होना या फिर ऑब्स्ट्रक्शन होना, उस मार्ग में कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाना जिसकी वजह से फॉर्मेशन या सूजन के कारण जो इन्फ्लेमेशन, जैसे कि हम एक यहाँ पर एयरवे का डायग्राम ले लेते हैं, जैसे कि ठीक है ब्रोंक्यूल का डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रोंक्यूल है। ठीक है, तो इसका जब ये ब्रोंक्यूल का डायग्राम है, अगर इसका हम इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसके पास में एक म्यूकस लेयर होती है। ठीक है, ये म्यूकस लेयर है। ठीक, जब इसका इन्फ्लेमेशन होगा तो ये जो वायु का मार्ग है, यहाँ से वायु निकल रही थी। ठीक है, तो ये इन्फ्लेमेशन होने के कारण इसका और जो है और ही ज्यादा इसका नैरो हो जाएगा और ही कम हो जाएगा। इसका जब एरिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वायु का आदान प्रदान मतलब कि आना ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, जो कि अस्थमा काज करेगा। ये मेनली काज है, मेनली यही इसकी पैथोजेनेसिस भी समझ ले कि इसी तरह से होता है। तो इसके जो कारण है वो अलग से जानेंगे, जैसे डस्ट हो गया या स्ट्रेस हो गया या इमोशंस हो गए या फिर स्मोकिंग हो गया। ये सारे पॉइंट्स रहेंगे जिनके काज जो कि कॉजेज हैं इनके अस्थमा के। ठीक है, तो मेनली जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने बताया है कि जैसे कि ये डायग्राम है, ये एयरवे है, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होना, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि इन्फ्लेमेशन या फिर होना, इसीलिए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे लंबे समय तक, पहले तो इन्फ्लेमेशन बहुत एक ही समय के लिए, फिर वो धीरे धीरे ज्यादा समय के लिए सूजन होते जाएंगे, जिसके कारण से यहाँ का जो स्पेस है बहुत ही कम हो जाएगा। ये मतलब कि ये जो यहाँ से वायु आ रही है ये बहुत ही स्पेस धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये एक लंबा डिसऑर्डर चलने वाला, लंबी
बीमारी चलने वाली है, इसीलिए इसको क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं अस्थमा को। ठीक है, इसके बाद और देख लेते हैं पॉइंट्स क्या हैं। ठीक, तो अस्थमा के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझा। इसके बाद में और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे लीड टू रिवर्सिबल एपिसोड ऑफ व्हीजिंग, ब्रीथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस एंड कफ। ये कुछ ऑब्स्ट्रक्शन जब होगा एयरवे का तो कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि व्हीजिंग मतलब कि जकड़न होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, सांस फूलने लगेगा, चेस्ट का टाइटनेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम दिखेंगे, या कफ खांसी, जब खांसी आएगी तो उसके साथ कफ भी आएगा, ये कुछ सिम्टम दिखेंगे। दिस एपिसोड विच नॉर्मलाइज आइदर बाय देयर ओन और रिक्वायर्ड टू ट्रीटेड आल्सो इंक्रीज इन सेंसिटिविटी टू ब्रोंकाई एंड वेरियस स्टिमुलाई। ये घटना जो है ये अपने आप सामान्य हो जाता है या इलाज की आवश्यकता होती है, जिससे श्वास नलियों की संवेदनशीलता की विभिन्न उत्तेजनाओं में वृद्धि करते हैं। ये ऐसी बीमारी है कुछ समय बाद अपने आप से जो है ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम केसेस में देखा गया। लेकिन बाद में अगर इसका आप ट्रीटमेंट न कराएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा डिजीज खिंच जाता है, मतलब कि क्रोनिक, इसीलिए तो इनको बोला क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। मतलब कि एयरवे हैं, किसी वजह से ये इन्फ्लेमेशन हुए हैं, इन्फेक्शन की वजह से या फिर और किसी अन्य रीजन की वजह से, तो ये क्या होगा, लंबे समय तक होते रहेंगे कि एयर तो पास हो रही है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं पास हो पा रही है, जिसके कारण अस्थमा का अटैक पड़ेगा या अस्थमा कहलाएगा उस कंडीशन को। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स। अस्थमा के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अस्थमा के टाइप्स देख लेते हैं। वेरियस स्टिमुलाई कैन डायरेक्टली इनिशिएट अस्थमा। बहुत से स्टिमुलाई हैं या बहुत से स्टिमुलेशन है जिनके कारण अस्थमा अटैक इनिशिएट होता है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी सिम्टम। अस्थमा इज ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप। अस्थमा जो है दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक, दूसरा है इंट्रिंसिक। Extrinsic with this type of initiated by type 1 hypersensitivity response to be extrinsic antigen। ये जो एक्सट्रिंसिक मतलब नाम से ही शो हो रहा है कि बाहरी, मतलब कि कोई बाहरी एजेंट या फिर फॉरेन एजेंट या कह ले कोई एंटीजन आके इंफेक्शन का कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से जो आपका इम्यून सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है, जो कि एक्सट्रिंसिक अस्थमा कहलाता है। इसके बाद इंट्रिंसिक की बात करते हैं, इसको आंतरिक बोलते हैं। इस प्रकार का जो अस्थमा है वो नॉन इम्यून सिस्टम मैकेनिज्म पर काम करता है, जैसे कि सच आर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, एक्सरसाइज, एस्पिरिन, इमोशनल अपसेट, एक्सपोजर टू ब्रोंकियल इरिटेशन। मतलब कि इस प्रकार का जो अस्थमा है वो गैर प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा की जाता है, मतलब कि इम्यून सिस्टम का प्रॉपर वर्क ना होने की वजह से इंट्रिंसिक अस्थमा जो है काज होता है। जैसे कि इसमें कौन कौन से रीजन रहते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, मतलब कि अपना पूरा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है, मतलब कि नोज से लगा के एल्वोलाई तक जितने भी ऑर्गन आते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम में, उनमें कोई इंफेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या फिर एयरवे पास न हो पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, तो वो इंट्रिंसिक अस्थमा कहलाएगा। दूसरा है एक्सरसाइज, एस्पिरिन या इमोशनल अपसेट या एक्सपोजर टू ब्रोंकियल इरिटेशन। ब्रोंकियल के जो श्वास नली है उनमें कुछ ऐसे कारक आ जाते हैं जिनके कारण इरिटेट होने लगता है, जो कि इंट्रिंसिक अस्थमा कहलाता है। तो हम लोग ने टाइप देख लिया, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, दो टाइप के अस्थमा होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी तो आप लोग जानते हैं, इटियोलॉजी मतलब कि काजेस, क्या कारण है जिनकी वजह से ये अस्थमा आप लोगों को काज हुआ है, तो वो कॉजेज देख लेते हैं। अस्थमा काजेज आर नॉट क्लियर। अस्थमा का जो कॉजेज है वो नॉट क्लियर नहीं है पूरी तरह से, बट जेनेरिक फैक्टर अलोंग विद एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू इनहेल्ड एलर्जन रिजल्ट इन एलर्जिक रिएक्शन और इरिटेट द एयरवे फॉलोइंग आर एलर्जन ऑफ अस्थमा। मतलब कि कुछ ऐसे कारण हैं जो श्वास लेने में एलर्जी के पर्यावरणीय जोखिम के साथ साथ अनुवांशिक कारकों के परिणाम स्वरूप एलर्जी प्रतिक्रिया होती है। मतलब कि इन्होंने ये कहा है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं और इन्वायरमेंटल कुछ फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो अस्थमा है वो काज होता है। जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ गया, आपको अगर सांस इनहेल कर रहे हैं उसके साथ कोई डस्ट आ रहा है या कोई ऐसी वायु आ रही है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, तो वो अगर सांस में ले रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट करेगा एयरवे को। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स फैक्टर हैं या काजेस हैं, देख लेते हैं। इंडोर एलर्जन, हाउस डस्ट, माइट्स इन ब्लीडिंग, कारपेट एंड स्टफ्ड फर्नीचर, पोल्यूशन एंड पेट डेंडर। मतलब कि इंडोर एलर्जन में आ गया घर के अंदर जिनके कारण से एलर्जी होती है, जिसमें कि आपके घर की धूल हो गया, बिस्तर हो गया और कालीन और से भरा हुआ फर्नीचर हो गया, और प्रदूषण और पालतू जानवरों की रूसी से हो गया। मतलब कि जैसे घर के अंदर जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको अगर धूल लग रही है या फिर कह ले कि उससे डस्ट वस्ट निकल रही है और ऐसी स्मोक हो रहा है, जिसकी वजह से भी आपको एलर्जन काज हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है। आउटडोर एलर्जन आ गया, आउटडोर में पॉलन एंड मोल्ड आ गया, मतलब कि पराग और मोल्ड आ गए। टोबैको स्मोक, मतलब कि पहले ही मैंने बोल दिया था, स्मोकिंग जो है कि वो भी बहुत ज्यादा काज करती है। और केमिकल इरिटेंट इन द वर्क प्लेस, मतलब कि कार्यस्थल में रासायनिक जलन
जहां पर कार्य कर रहे हैं वहां पर रसायन है जिनकी वजह से इरिटेट हो गया एयरवे आपका। एयर पोल्यूशन जो है इसका मेन ही कारक है जो कि एलर्जी अस्थमा को काज करता है, ठीक है। इसके बाद कोल्ड एयर हो गया या एंगर हो गया, फियर हो गया या फिजिकल एक्सरसाइज और सम अदर ट्रिगर। कोल्ड एयर मतलब कि ठंडियों में ये ज्यादा ट्रिगर हो जाता है, या एंगर हो गुस्सा होने पर, या फियर या डरने पर हो जाता है, या फिजिकल एक्सरसाइज एक्स्ट्रा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ये अलग से ही पॉइंट हैं जो कि ट्रिगर करते हैं अस्थमा को। एस्प्रिन एंड अदर NSAID एंड बीटा ब्लॉकर आर द मेडिकेशन विच इंड्यूस, मतलब कि जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन एक ड्रग है, NSAID का ही है, या फिर और NSAID जो ड्रग रहेंगी जैसे कि और भी कुछ ड्रग्स रहेंगी वो, और बीटा ब्लॉकर की कुछ ड्रग्स रहेंगी जो कि अस्थमा को और ज्यादा इंड्यूस करेंगी और ज्यादा बढ़ाएंगी। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी पैथोजेनेसिस अस्थमा की देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, अस्थमा के पैथोजेनेसिस की अगर बात करते हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसका बहुत ही जनरल फ्लो चार्ट है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हम लोग थ्योरी विधि है जिसके अंदर हम समझाएंगे, और भी एक तरीका है, ठीक है। तो पहला तो ये तरीका देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ ट्रिगर फैक्टर रहते हैं। ट्रिगर फैक्टर में आपके आ जाते हैं जैसे डस्ट आ गया, या बोला ना था इंडोर फिर आउटडोर। इंडोर में जैसे कि घर में जैसे कुछ साफ सफाई करने वहां से डस्ट निकल रहा है, या कुछ स्मोक, कुछ खाना बनाने में ऐसा स्मोक निकल रहा है जलने की वजह से, तो वो भी ट्रिगर पॉइंट रहेंगे, या स्ट्रेस रहेगा, या कोल्ड एयर रहेगी। ये चीजें हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करी है। इसके अलावा यही सारे जो ट्रिगर पॉइंट रहेंगे इनकी वजह से जो है एयरवे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम एक सेकंड। तो ट्रिगर के पॉइंट तो मैंने बता दिया, जैसे कि कोल्ड एयर हो गया, ठीक है, कोल्ड एयर हो गया, या डस्ट हो गया, या या फिर कह ले कि स्मोक हो गया, या फिर एक्स्ट्रा फिजिकल एक्सरसाइज हो गया। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जिनकी वजह से ट्रिगर होगा आपका अस्थमा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जो कि फिर क्या होगा, एयरवे को इन्फ्लामेशन कराएगा। एयरवे मैंने बताया था जैसे कि ये है एयरवे है, ठीक है। तो ये एयरवे का रास्ता है, ठीक है। इसमें ये म्यूकस लेयर है, तो अगर ट्रिगर करेगा तो ये जो म्यूकस लेयर है ये इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। ये इन्फ्लामेशन होगा तो इसका क्या होगा, ये पार्ट जो है नैरो हो जाएगा, जहां से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो नैरो हो जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा फिर क्या होता है, और तो और ये म्यूकस जो मेम्ब्रेन है यहाँ से एक्स्ट्रा जो होगा म्यूकस सिक्रेशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा म्यूकस का सिक्रेशन जो बढ़ जाएगा। यहाँ पर दिखाया गया हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, जिसका एक और कारण रहेगा, ठीक है, एयरवे मसल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि जो ये मसल्स रहेगी एयरवे की, मतलब कि जब ये हाइपर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो ये जो रहेगा, ये जो एरिया रहेगा ये और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और ज्यादा ये कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है स्वेलिंग ब्रोंकियल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो कि रहेगी ब्रोंकियल की, मतलब कि ये मैंने ये जो पार्ट लिया है ये मैंने ब्रोंकियल का ही पार्ट लिया, मतलब कि यहाँ से डिवाइड होते थे ना लंग्स के, तो ये जो पार्ट मैंने लिया था ना, तो ये जो होती है ये स्वेलिंग हो जाएंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन इसकी स्वेलिंग हो जाएगी। नैरो ब्रीदिंग पासेस, मतलब कि अब मैंने पहले ही बता दिया कि जब ये नैरो हो जाएगा या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा ये एरिया, तो ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम हम स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। फिर होगा विजिंग, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टाइटनेस इन चेस्ट। फिर यही सिम्टम आपने दिखेंगे जो अस्थमा में मैंने सिम्टम शुरू में ही बताया था। क्या सिम्टम रहेंगे, विजिंग रहेगा, कफ रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब कि सांस की जो कमी रहेगी, या फिर टाइटनेस इन चेस्ट, ये जो अस्थमा के सिम्टम रहेंगे ये दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स रहेंगे, ये जो हाइपर उसका पैथोजेनेसिस है, बहुत ही फ्लो चार्ट में बहुत ही आसानी से समझाया, ठीक। इसके अलावा भी एक तरीका है, वो उस तरीके से भी समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो पैथोजेनेसिस है, एक दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है, व्हेन द टाइप 2 helper T cell are activated, they produce cytokinin responsible for most the feature of atopic asthma। जब टाइप 2 जो हेल्पर टी सेल होता है वो एक्टिवेट होता है तो जो है साइटोकाइनिन जो होता है उसको प्रोड्यूस करता है, जो कि एटॉपिक अस्थमा के लिए जिम्मेदार रहता है। जो है हेल्पर टी सेल होता है, टाइप 2 हेल्पर टी सेल होता है, वो एक्टिवेट होता है तो साइटोकाइनिन जो होता है वो, ठीक है, जब वो रिलीज करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल का है, किस लिए चीज के लिए होता है, एटॉपिक अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, द प्रोडक्शन ऑफ IgE बाई IL4 एंड IL3। IgE का जब प्रोडक्शन होता है बाई IL4 या फिर IL3 IL13 के जरिए, एक्टिवेशन ऑफ स्नोफिल बाई IL5, जब इसका प्रोडक्शन होता है IgE का, ठीक है, इसके द्वारा IL4 या IL13 के जरिए, तब एक्टिवेशन होता है स्नोफिल का, किसके जरिए, IL5 के जरिए इसका एक्टिवेशन हो जाता है, तब प्रोडक्शन होता है म्यूकस का बाई IL3। अब यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है आपका म्यूकस का, म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, यानी कि वहां पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वह इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो वहां से फिर वही चीज हमने बताया था कि वहां से नैरो हो जाएगा, उसका एरिया जो रास्ता होगा, जो पाथवे होगा वो नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से
जो ऑक्सीजन रहेगा उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ चीज बताया गया है कि म्यूकस का सिक्रीशन होगा। सब म्यूकोसल मास्ट सेल एंड गेट एक्सपोज टू एलर्जन रिलीज देयर ग्रेन्यूल कंटेंट साइटोकाइनिन एंड आर मीडिएटर। तब दो प्रकार की रिएक्शन जो होती हैं सो होती हैं, एक होती है अर्ली फेज इंटरमीडिएट रिएक्शन, दूसरी होती है लेट फेज रिएक्शन। अर्ली फेज में क्या होता है, अर्ली फेज या इंटरमीडिएट रिएक्शन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन एंड वासोडाइलेशन आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। अर्ली फेज में क्या होता है, अर्ली फेज को ही इंटरमीडिएट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि जो ब्रोंकियो होते हैं उनका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना, इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीशन जो होता है, म्यूकस जो लेयर होती है उससे म्यूकस का सिक्रीशन जो होता है इंक्रीज हो जाता है, एंड वासोडाइलेशन आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। जो वेसल्स होती हैं उनका डायलेट हो जाना, ये इसका चीफ जो है कैरेक्टरिस्टिक है। द मोस्ट सेल ड्राइव्ड मीडिएटर हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, D2 एंड ल्यूकोट्रीन। जो सेल ड्राइव्ड मीडिएटर रहते हैं जैसे कि हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया या D2 या ल्यूकोट्रीन होगा, एंड रिफ्लेक्स न्यूरो पाथवे काज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। जो मीडिएटर रहते हैं जो कि सेल ड्राइव्ड जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, D2 होगा या ल्यूकोट्रीन होगा या हिस्टामिन होगा, जिनकी इसकी वजह से जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उनकी वजह से काज होता है। ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं की वजह से काज होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे मीडिएटर हैं जिनकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन काज होता है। ठीक है, इसके बाद लेट फेज रिएक्शन को देख लेते हैं। दिस रिएक्शन इज इन्फ्लामेटरी एंड इमीडिएटर स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ कीमोकाइनिन। लेट फेज की अगर बात करते हैं, दिस रिएक्शन जो है वो दिस रिएक्शन इज इन्फ्लामेटरी, ये रिएक्शन है जो इन्फ्लामेटरी है, एंड मीडिएट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ कीमोकाइनिन। इनकी वजह जो इनके मीडिएटर हैं उनकी स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ कीमोकाइन के प्रोडक्शन को जो है ये जो है स्टिमुलेट करते हैं बाय द एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल के जरिए जो कीमोकाइनिन है उनके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कीमोकाइनिन अलाउ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ TH2 सेल, इस्नोफिल एंड अदर ल्यूकोसाइट व्हिच स्ट्रेंथन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इंस्टिगेट लोकल इम्यून सेल फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ द इन्फ्लेमेटरी लीड एयरवे रिमॉडलिंग। तो लेट फेज जो रिएक्शन है इसके बारे में हम समझा दे रहे हैं। ये जो है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मीडिएटर रहते हैं उनके वो जो है वो स्टिमुलेट करते हैं किसके प्रोडक्शन के लिए, कीमोकाइनिन। कीमोकाइन के प्रोडक्शन के लिए जो है ये स्टिमुलेट करते हैं बाई एपिथेलियल सेल के जरिए। एपिथेलियल सेल के जरिए इसका प्रोडक्शन हो, इसके लिए जो मीडिएटर होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं। उसके बाद जो कीमोकाइन है वो अलाउ करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ TH2 सेल के लिए, वो अलाउ करता है कि वो इन्वॉल्व करे TH2 सेल को। फिर इस्नोफिल एंड अदर जो ल्यूकोसाइट सेल रहती हैं वो स्ट्रेंथ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इंस्टिगेट द लोकल इम्यून, वो इस्नोफिल है और जो ल्यूकोसाइट है जिनकी स्ट्रेंथ होती है कि वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को इंस्टिगेट करें बाय लोकल इम्यून सिस्टम जो सेल हैं उनके जरिए जो है इनका इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ इन्फ्लेमेशन लीड टू एयरवे रीमॉडलिंग। जो फ्रीक्वेंट एपिसोड मतलब कि बार बार जो ये चीजें देखी जाती हैं इन्फ्लेमेशन वाली, ये एयरवे को रीमॉडलिंग करती हैं। ठीक है, तो यही कारण दी चेंज अकर several years before symptom develop include hypertrophy of bronchial smooth muscle and muscles gland, increased vascularity and excessive deposition of subepithelial collagen। सूजन के बार बार होने से श्वसन मार्ग या रीमॉडलिंग के लक्षण जो होते हैं दिखते हैं। लक्षणों के विकसित होने से कई साल पहले होने वाले इन परिवर्तनों को ब्रोंकियल चिकनी या मांसपेशियों से श्लेष्मा ग्रंथियों की अतिवृद्धि, संवहनी या उपकला के कोलेजन की अत्यधिक जमाव हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा पैथोजेनेसिस है जो सिम्टम है लेट फेज का, ये हम लोगों ने बताया। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने पहले जो पहला तरीका बताया था वो भी बहुत ही इजी है, वो भी आप लोगों के बहुत सही तरीका है। इसके अलावा इसका जो मैंने समझाया इसका डायग्राम भी यहाँ पर बना हुआ है, जैसे कि ये नॉर्मल एयरवे का बना हुआ है, जैसे म्यूकस ये म्यूकस लेयर है। ठीक है, ये डाइकॉट समझो लिया गया है, जैसे कि ये आपका एयरवे था, यहाँ से ब्रोंकियल का डिवीजन हुआ था, तो ये इतना स्पेस लिया गया है, उसी को दिखाया गया है। ये म्यूकस लेयर आपकी है, ये गॉबलेट सेल है, इपिथेलियम सेल है, इसी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, लैमिना प्रोपेरिया है। ठीक है, ये स्मूथ मसल है, इसके बाद स्मूथ मसल चालू हो गई, यहाँ पर ग्लैंड चालू हो गई, यहाँ पर कार्टिलेज। ठीक है, ये नॉर्मल एयरवे का डायग्राम शो किया गया है। इसके बाद इसका इन्फेक्टेड दिखाते हैं। अस्थमा जब होता है तब का दिखा रहे हैं कि तब ये जो म्यूकस सेल होती हैं वो म्यूकस का सिक्रीशन प्रोडक्शन जो होता है बढ़ जाता है, जिनकी वजह से जो सेल्स रहेंगी वो
अपना जो है एरिया हो या इन्फ्लामेशन शो करने लगेंगी। तो वही चीजें यहाँ पर दिखाएंगे। वहां पर सेल देखो ये छोटी थी, यहाँ पर भी ये इन्फ्लामेशन हो रही है, ठीक है। तो ये इनकी वजह से अस्थमा का काजेज है, ये अस्थमा का कॉजेज रहते हैं या पॉइंट्स रहता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह पैथोजेनेसिस जो आप लोगों को बहुत अच्छे से रेडी तैयार हो गया होगा। इसके बाद जो है हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अस्थमा के, या फिर कह लें कि हम सिम्टम्स अस्थमा के क्या क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब एंड एक्सेसिव रिलीज ऑफ स्टिकी सिक्रीशन विद हिम द ट्यूब एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अस्थमा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर अस्थमा के क्या क्या रहते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब का इन्फ्लेमेशन, और एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ स्टिकी सिक्रीशन मतलब कि म्यूकस का सिक्रेशन प्रोडक्शन बढ़ जाना विद हिम ट्यूब, एक ट्यूब में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रहेगी अस्थमा की, ठीक है। टाइटनिंग, स्वेलिंग एंड फिलिंग ऑफ ब्रोंकियल एयरवे विद म्यूकस डेवलप अस्थमा सिम्टम which include coughing, rose at night, wheezing, whistling sound production in the respiratory airway during breathing, breathlessness, feel of tightness, pain, pressure in chest। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम रहेंगे जो कि दिखेंगे अस्थमा में, ठीक है। इसके अलावा अब हम जान लेते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। उसको भी दो तरीकों से करेंगे, एक फार्माकोलॉजिकल होगा, दूसरा नॉन फार्माकोलॉजिकल होगा। तो उसकी बात करते हैं। इसके पहले तो हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं अस्थमा का, कैसे हम बिना दवाओं के कैसे ट्रीटमेंट करेंगे अस्थमा का, वो चीज देख लेते हैं। द पेशेंट एंड फैमिली शुड बी हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिजीज एंड बिल्ड सेल्फ स्टीम एंड फिटनेस। मतलब कि रोगी और रोगी के परिवार को बीमारी को समझने, मतलब कि पहले तो बीमारी जाने ये होता क्या है, इसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या खाने से इससे बचा जा सकता है, क्या नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीजें पहले तो उसको अंडरस्टूड होना चाहिए, कि उसको पता होना चाहिए पूरी तरह से कि बीमारी ये है क्या, ठीक है। तो फिट रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। या आत्मसम्मान, ये चीजें हैं। कुछ सेल्फ स्टीम या फिटनेस के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा उस पेशेंट को या उसकी फैमिली को, ठीक है। फिर है दूसरा पॉइंट है द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड स्मोकिंग। पेशेंट को ये कुछ किया जाता है कि वो इंस्ट्रक्ट किया जाए कि वो स्मोकिंग को अवॉइड करे, स्मोकिंग ज्यादा से ज्यादा की कोशिश करे कि ना ले, ठीक है। ये तो कोशिश रहेगी पूरी, ताकि अस्थमा जो है जो उसका ट्रिगर पॉइंट है वही जो हम रोकेंगे, तभी तो अस्थमा हमको रोक पाएंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे। द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड आइडेंटिफाइड कॉजेज। मतलब कि पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे जो आइडेंटिफाइड कॉजेज हैं, जितना भी कोशिश कर सके कि हाँ वो जो उसकी वजह से वो ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से इसको अस्थमा काज होता है, तो उसको भी कोशिश करेंगे कि रोकें, ठीक है, अवॉइड करें, ठीक है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर दैट कॉज एलर्जी, पेट मोल्ड एंड स्पेसिफिक फूड स्टफ स्पेशली इन चिल्ड्रन शुड बी कंट्रोल्ड। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो कि मैंने पहले ही बताया था, जो कि काज करता है एलर्जी, जैसे कि पेट हो गया, मोल्ड हो गया, या स्पेसिफिक फूड स्टफ हो गया बाहर के खाने से, ठीक है। ये चीज जो है बच्चों को कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करिए कि ये सभी चीजें ना उनको ना प्रभावित करें, जैसे कि बाहर का खाना या वो जो पेट्स रहते हैं उनके साथ ज्यादा और ये सभी चीजें हैं वो चीजें उन चीजों से दूर रखें, ठीक है। द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड बीटा ब्लॉकर, एस्पिरिन, NSAIDs। मतलब कि पेशेंट को कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा कि अवॉइड करे कि बीटा ब्लॉकर ना ले। बीटा ब्लॉकर जब जैसे हाइपरटेंशन होती थी, आप लोग ने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जब पढ़ा तो उसमें बीटा ब्लॉकर बार बार नाम सुन रहे होंगे, तो वहां पर ही बीटा ब्लॉकर का यूज होता था। तो कोशिश करें कि बीटा ब्लॉकर ना ले। एस्पिरिन या NSAID जो ड्रग आती हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो रहती हैं, उनका ना सेवन करें या ना ले, कोशिश करें कम से कम ले, ताकि ये जो ट्रिगर है हो रहा अस्थमा वो ना हो, ठीक। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या हम वो ड्रग्स देखेंगे जिनसे हम ट्रीट कर पाएंगे अस्थमा को। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम औषधि प्रबंधन करते हैं, जिनमें हम दवाओं के द्वारा अस्थमा को हम ट्रीट कर पाते हैं। अस्थमा अटैक कैन बी प्रिवेंटेड बिफोर देयर अक्योरेंस बाय टेकिंग प्रिकॉशन एंड बाय लॉन्ग टर्म कंट्रोल। अस्थमा अटैक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय बिफोर देयर अक्योरिंग, टेकिंग प्रिकॉशन एंड बाय लॉन्ग टर्म कंट्रोल। लंबे समय तक के लिए हम इसको रोक सकते हैं, मतलब कि अस्थमा को आक्षेप को होने से पहले सावधानी बरतने और दीर्घकालिक नियंत्रण से रोका जा सकता है। अस्थमा अटैक कैन बी प्रिवेंटेड बिफोर देयर ऑकरेंस बाय टेकिंग प्रिकॉशन एंड बाय लॉन्ग टर्म कंट्रोल। मतलब कि अस्थमा को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? पहले तो प्रिवेंट करें कि बहुत ही पहले से ही पता चल जाए जैसे कि अस्थमा होने वाला है, तो तब हम उसका प्रिवेंशन करना चालू कर दे। और दूसरी बात कि एक लंबे समय तक हम जब इलाज करेंगे तब भी उसके जरिए भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड अवॉइडिंग बाय ट्रिगरिंग
triggers and by monitoring breathing rate to determine whether or not medication are controlling the symptom। मतलब कि इसको और भी कुछ तरीके हैं जिनके जरिए हम ट्रीट कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड अवॉइडिंग ट्रिगर। हम रिकॉग्नाइज करें, हम उसको आइडेंटिफाइड करें कि कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट है, उसको अवॉइड करें, ठीक है। और तो और उसकी मॉनिटर करें, उसकी ब्रीदिंग रेट को, मतलब कि सांस जो ले रहा है वो उसकी रेट नॉर्मल है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज को मॉनिटर करके और तो और उसको मेडिकेशन की जरूरत है कि नहीं है अभी जरूरत, वो उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं तो उसके सिम्टम देख के, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। प्रिवेंटिव मेडिकेशन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कंट्रोल इज टू सिम्टम बाय द रिड्यूसिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन इन एयरवे। जो प्रिवेंटिव मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ ऐसी मेडिकेशन है जो लंबे समय तक जो मेडिसिन है जो चलती हैं, जिनसे जो अस्थमा के सिम्टम्स है उनको रिड्यूस करते हैं या उनको इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और फिर है ब्रोंकोडायलेटर ओपन अप इन्फ्लेम्ड एयरवे। सम एंटी एलर्जन आर आल्सो रिकमेंडेड। कुछ एंटी एलर्जन है जो कि रिकमेंड की गई हैं, वो हम देख लेते हैं। पहले तो है लॉन्ग टर्म अस्थमा कंट्रोल मेडिकेशन। दिस आर टेकन डेली टू कंट्रोल अस्थमा, दस रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अस्थमा अटैक। ये जो मेडिकेशन है वो डेली लेनी पड़ती है कंट्रोल करने के, अस्थमा के कंट्रोल के लिए इसको डेली लेनी पड़ता है। और तो और गिवन बिलो आर द टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशन। जो कुछ नीचे दी गई हैं ड्रग्स उनको देख लेते हैं, जैसे कि इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड इसमें आती है आपकी फ्लोटिकास्कोन, बिड्यूसोनाइड, पोलिडासोलाइड, टूनिसोलाइड। कुछ ऐसी ड्रग हैं जिनको बताया गया है इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड में आती हैं आपकी फ्लूटिकास्कोन, फिर आता है बुडिसोनाइड, फिर आता है फूनी सोलिड, फिर आता है किल्सीसोनाइड। इसमें नाइड लास्ट में आ रहा है, नाइड या लाइड आ रहा है, दो बार लास्ट में आ रहा है। बैक्लोमेथासोन जिसको बोलते हैं, और मोमेटोसोन आ जाता है, फिर आता है फ्लोटिकासोन आ जाता है या फ्लोरेट आ जाता है, एंड सम अदर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ड्रग्स हैं जो कि आपको 2-3 बार अगर हम नाम लेंगे तो आप लोगों को रेडी हो जाएंगे। ड्रग्स लिखना बहुत जरूरी है, 1-2 ड्रग कम से कम जरूर लिखिए एग्जाम्पल में, ठीक है। इसके बाद ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर में आ गया आपका मोन्टेलियोकास्ट। ये तो बहुत ही प्रचलित ड्रग है मोन्टेलियोकास्ट, क्योंकि जब आपको इन्फेक्शन या जुकाम वगैरह हुआ होता है तो डॉक्टर सबसे पहले मोन्टेलियोकास्ट ही लिखता है, ठीक है। तो ये तो ड्रग आप लोगों को याद ही रहेगी, जो कि ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर में आती है आपकी मोन्टेलियोकास्ट। फिर आ गया जाफिर ल्यूकास्ट आ गया, फिर जेल्यूटोन आ गया, एंड टेकन ओरली टू ईज द सिम्टम ऑफ अस्थमा फॉर अ डे। मतलब कि जैसे मोन्टेलियोकास्ट हो गया, जाफर ल्यूकास्ट हो गया या जेल्यूटोन आ गया, ये ओरली ली जाती हैं और जो अस्थमा के सिम्टम्स रहते हैं उनको कम करती है, मतलब कि एक ट्रीट करती है एक समय में। फिर आती हैं कुछ ड्रग्स लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। कुछ ड्रग्स आती हैं जो बीटा एगोनिस्ट हैं, जो लंबे समय तक चलती हैं, जिसमें आ गया आपका सल्मेट्रोल एंड फॉर्मेट्रोल आर इनहेल्ड टू ओपन द ब्लॉक्ड एयरवे। कुछ सल्मेट्रोल या फिर फॉर्मेट्रोल जो कि ली जाती हैं, जो कि ओपन करती हैं, जो कि ब्लॉक्ड एयरवे को ओपन करने के लिए ली जाती है, सल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल, ठीक है। एयरवे जिससे कि ब्लॉक रहता है उसको ओपन करने के लिए जो है सल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल ड्रग हैं, ये ली जाती हैं। फिर आती है कॉम्बिनेशन इनहेलर में आते हैं फ्लूटिकासोन सल्मेट्रोल। मतलब कि ये ड्रग और उसके पहले वाली जो ड्रग थी इसको कॉम्बिनेशन में जो ली जा रही है। फिर है ब्यूडिसोनाइड या फॉर्मेट्रोल, ये 2 ड्रग ली जा रही हैं। एंड फॉर्मेट्रोल एंड मोमेटोसोन आर इनहेल्ड एंड दे कंटेन अ लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट एंड कार्टिकोस्टेरॉइड। ये जो ड्रग है वो कॉम्बिनेशन में ली जाती हैं, किस लिए ले जाती हैं, ताकि जो बीटा अगोनिस्ट की तरह जो काम करे, मतलब कि बीटा अगोनिस्ट की तरह जो है काम करे, और एक कार्टिकोस्टेरॉइड की तरह काम करे, ठीक है। फिर आती है थियोफाइलिन इट इज ब्रोंकोडायलेक्टर टेकन एज अ डेली पिल्स। थियोफाइलिन एक ऐसी ड्रग है जो कि ब्रोंकोडायलेटर, मतलब कि जो ब्रोंकिया है उसको डायलेट करने के लिए, जो इसके बीच का जो स्पेस है इसको डायलेट करने के लिए, इसको ज्यादा करने के लिए कि ये ड्रग थियोफाइलिन ली जाती हैं, डेली पिल्स की तरह ली जाती हैं, रेगुलर में ली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इट एक्ट रिलैक्सिंग द एयरवे मसल्स, जो एयरवे मसल्स रहती हैं उनको रिलैक्स करने के लिए ये ड्रग्स ली जाती हैं। फिर आ गया आपका क्विक रिलीफ। क्विक मतलब कि कुछ समय के, मतलब शीघ्र राहत के लिए जो ली जाती हैं मेडिकेशन, जैसे रेस्क्यू की तरह ली जाती हैं ड्रग्स। दीज आर टेकन फॉर रैपिडली ईजिंग द सिम्टम बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ड्यूरिंग अस्थमा अटैक। मतलब कि ये जो ड्रग्स हैं वो रैपिड एक्शन करती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, जैसे कि अस्थमा अटैक आया है तो वो इमरजेंसी ड्रग की तरह यूज करते हैं क्विक रिलीफ मेडिकेशन को, ठीक है। और बिफोर एक्सरसाइज या एक्सरसाइज करने से पहले ली जाती हैं। गिवन बिलो
टाइप ऑफ क्विक रिलीफ मेडिकेशन। क्विक रिलीफ मेडिकेशन में कुछ नीचे ड्रग दी गई हैं, वो पढ़ना है हम लोगों को। तो आपके आगे पहले आगे शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट में आ गई अल्ब्यूटेरॉल एंड लेवोलोब्यूटेरॉल आर इनहेल्ड रिलीव द सिम्टम ड्यूरिंग अस्थमा अटैक विद इन फ्यू मिनट्स। अस्थमा अटैक आया रहता है तो कुछ समय के लिए उस समय तुरंत देने के लिए अल्ब्यूटेरॉल या लेवोलोब्यूटेरॉल जो कि ड्रग है वो दी जाती है, जो कि अस्थमा के सिम्टम है उनको रिलीव करती है, या अस्थमा की जो बीमारी है या डिसऑर्डर है उसको ट्रीट करती है। फिर आ गया प्रोटोपियम जो कि ड्रग है। दिस ब्रोंकोडायलेक्टर रैपिडली रिलैक्स द एयरवे इज टू ब्रीदिंग। ये जो ड्रग है वो ब्रोंकोडायलेटर है जो कि रैपिडली एक्शन करती है एयरवे को डायलेट करने के लिए, ताकि ब्रीदिंग जो है ब्रीदिंग को आसान कर सके। इट इज यूज्ड टू ट्रीट अस्थमा। इसको हम अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है। अटैकिंग सम रेयर केसेस, अदरवाइज इट मेनली ट्रीट एम्फिजिमा एंड क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस। ये इसके अलावा ये जो है एम्फिजिमा या क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस में ड्रग ली जाती है इप्राटोनियम। ठीक है, इसके बाद एलर्जी मेडिकेशन आ जाती है। एलर्जी मेडिकेशन में दीज आर अस्थमा ट्रिगर ओवर प्रोशन बाय एलर्जी। ये जो अस्थमा है, अस्थमा के ट्रिगर को नॉर्मल करती हैं या कम करती हैं। ठीक है, ये वो ड्रग आती है इसमें। एलर्जी शॉट्स में इम्यूनोथेरेपी आ गई। दिस एलर्जी शॉट लेड टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन द इम्यून सिस्टम रिएक्शन टू द स्पेस। ये जो एलर्जी है वो ग्रेजुअल डिक्रीज करती है इम्यून सिस्टम के रिएक्शन को। जो स्पेसिफिक जो एलर्जन आया रहता है उसको जो होता है धीरे धीरे जो है रिलीज कम करती हैं। ठीक है, या ग्रेजुअली डिक्रीज करती हैं उन सिम्टम को। ठीक है, कीमोथेरेपी एक तरह की है। दिस शॉट आर एडमिनिस्ट्रेटेड वंस इन अ वीक फॉर अ फ्यू मंथ। ये जो थेरेपी है इसको जो है वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार या फिर मंथ में लिया जाता है। वंस द मंथ फॉर 3-5 ईयर, या फिर कभी कभी मंथ या फिर कभी सालों में लिया जाता है। ठीक है, तो ये थेरेपी हो गई। इसके अलावा आपका आ गया ओमलीजुमाब। दिस इज इंजेक्टेड इन एवरी 2-4 वीक इन इंडिविजुअली हैविंग एलर्जी। अगर किसी इंडिविजुअल को एलर्जी के सिम्टम दिखते हैं तो उसको हफ्ते में 2 से 4 हफ्ते में ये जो इंजेक्ट किया जाता है, ये ओमलीजुमाब जो इंजेक्शन है। एंड सीवियर अस्थमा के लिए या एलर्जी के लिए दिया जाता है। ओमलीजुमाब अल्टर द इम्यून सिस्टम। ओमलीजुमाब जो है वो इम्यून सिस्टम को वर्क को है अल्टर कर देता है। तो हम लोगों ने इसका जो है मेडिकेशन पढ़ लिया है, मतलब कि मैनेजमेंट पढ़ लिया है, कैसे मैनेज करेंगे। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब कि दवाओं के जरिए कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि आप लोगों को एक बार में तो नहीं, अगर 1-2 बार आप नाम लेंगे रिपीट करेंगे तो आप लोगों के ड्रग्स याद हो जाएंगे। ठीक है।